हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। हमारा पॉलिटी का यह छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। उसके अलावा देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1947 के बारे में, जो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी प्रचलित है। तो भारत शासन अधिनियम से हम शुरू करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम के सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि इस भारत शासन अधिनियम को लाना क्यों आवश्यक था। तो जब भारत शासन अधिनियम 1919 आता है तो उसके बाद अंग्रेज जो हैं वो एक आयोग गठित करते हैं जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। इसको वो इसलिए गठित करते हैं ताकि देखा जा सके कि पिछले 10 सालों में भारत में क्या क्या संवैधानिक सुधारों की ज़रूरत है, जो 1919 से जो सुधार किए गए हैं उनमें और क्या कमी है, उनमें क्या बेहतरी की जा सकती है। तो ये साइमन कमीशन भारत भेजा जाता है 1927 में। अब 1927 में आने पे इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। भारतीय लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होता, सारे अंग्रेज होते हैं। इसकी वजह से ज़बरदस्त विरोध होता है। लाला लाजपत राय की उसी विरोध में लाठी की खाने से मृत्यु भी हो जाती है। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि चलिए भाई, अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आप सब लोग मिलकर कोई ऐसा संविधान या बनाने के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट बनाइए जिस पे हम सब लोग विचार कर सकें। उनका विश्वास था कि भारतीय आपस में कभी एक नहीं हो सकेंगे, उनमें एकता नहीं बनेगी, और एकता नहीं बनेगी तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भारतीयों ने पहली बार एक होकर भारत के सारे नेता एक हो गए और उन्होंने अपनी मिलके मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उनके नेतृत्व में एक रिपोर्ट पब्लिश की, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बहुत सारी मांगें अपनी दी थी। उन मांगों पर चर्चा की जाए। उसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांगें भी रखते हैं। 14 पॉइंट थे वो। 14 पॉइंट में उन्होंने अपनी मांगें इसलिए रखी थी क्योंकि वो मानते थे कि नेहरू रिपोर्ट में जो है मुस्लिमों की मांगों को अच्छी तरीके से नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को अलग दिखाया। तो अब इन तीनों चीज़ों पे चर्चा करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। वो गोलमेज सम्मेलन 3 चरणों में होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं, उसमें भारत से बहुत सारे नेता भाग लेते हैं और वो 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन चलते हैं और उनमें विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में सभी मामलों पर आम सहमति नहीं बन पाती है, जिस तरह से इन गोलमेज सम्मेलनों का कोई वास्तविक निर्णय नहीं निकल के सामने आता है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये गोलमेज सम्मेलन असफल रहते हैं। अब जब यह 1935 का अधिनियम आता है तो इसमें कई सारी चीज़ों को माना जाता है, कई सारी चीज़ों को नहीं माना जाता है। तो पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि एक अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना की जाती है कि पूरा भारत जो है इसे एक संघ बनाया जाएगा। भारत को एक संघ की तरीके से बनाया जाएगा। इसमें 2 तरीके के चीज़ें होंगी। एक तो इसमें होंगे राज्य, जो भारत के राज्य होंगे, और जिसमें सारे वो राज्य सम्मिलित होंगे जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। जैसे बंगाल था, पंजाब था। पंजाब के अलावा यहाँ की जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, यानी वो सारा क्षेत्र, वो सारे राज्य जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। उसके अलावा रियासतें थीं। रियासतों में वो सारी चीज़ें ली जाएंगी, वो सारे राज्य लिए जाएंगे जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं थी, जो जिन पे राजाओं का शासन था। चूँकि रियासतों ने कभी इसमें सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो ये समझते थे कि इससे अंग्रेज़ हम पे अपनी पकड़ बना लेंगे या कभी हमें मिला लें अपने आपस में, या फिर हो सकता है आगे चल के भारत जब स्वतंत्र हो तो भारत के केंद्र का हम पे कब्जा हो जाए। तो इस तरीके से वो आशंका में थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ते हैं तो भारत में जब सूचियां जो थीं, जो पावर्स बांटी गई थी, 2 भागों में पहले बांटी गई थी, संघ सूची और राज्य सूची। लेकिन अब यह सूचियां जो थीं अब यह 3 हो गई। संघ सूची जो थी वो उसमें 59 विषय रखे गए। राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकते थे वो 54 थी,
और समवर्ती सूची इस पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ भी इस पे कानून बना सकते थे, राज्य भी कानून बना सकते हैं। यह व्यवस्था वर्तमान में भी कायम है। हम अपने वर्तमान संविधान में भी इस व्यवस्था को देख सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, जो ना ही संघ सूची में जो विषय हो, ना ही राज्य सूची में वो विषय हो, ना ही समवर्ती सूची में वो विषय हो, उन शक्तियों को हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जिस तरीके से वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ, जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं, वो हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं, उस समय में ये शक्तियाँ वायसराय के पास होती थीं। और राज्यों में पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था जो थी, द्वैध शासन था, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। द्वैध शासन क्या होता था? जैसे देश का जो शासन है वो 2 तरीके से बटा हुआ था। राज्यों में राज्य का जो शासन था, एक तो वहाँ की राज्य सरकार देखती थी, इसके पास पावर बहुत ही कम थे, कम पावर थे, शक्तियाँ काफ़ी कम थीं। उसके अलावा इसके कई सारे जो मुद्दे थे, कई सारे जो इसकी सूचियाँ थीं, उस पर कानून बनाने का सिर्फ अधिकार केंद्र को था। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। लेकिन अब राज्यों की जो व्यवस्था हो गई, उन राज्यों की व्यवस्थाओं पे कानून बनाने के लिए सिर्फ राज्य को अधिकार दे दिया गया। यानी अब दोहरा शासन खत्म हो गया, द्वैध शासन। अब सिर्फ राज्य को ही इस पे कानून बनाने का अधिकार मिल गया। आगे चुनाव भी होते हैं और चुनाव के आधार पर उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। 7 राज्यों में, कई सारे राज्यों में चुनाव होते हैं और 1937 में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी बनती है। हालांकि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस और सारे मंत्रिमंडल, चूँकि भारत को बिना भारत से पूछे, बिना सरकारों के पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी जाती है, इसलिए उसके विरोध में कांग्रेस और अन्य दल अपना अपना इस्तीफा दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो शुरू कर दी जाती है और 2 तरीके के भागों को बांट दिया जाता है, आरक्षित और स्थानांतरित। तो आरक्षित वो विषय थे जिसमें, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो केंद्र होती थी, केंद्रीय विधान परिषद, उस केंद्रीय विधान परिषद में पहले गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद होती थी, गवर्नर जनरल उसकी परिषद। और इधर अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो इसमें कुछ अतिरिक्त सदस्य होते थे। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही सारे कानून तो सारे लोग बनाते थे, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य थे वो सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यानी यही लोग देखते थे। इन लोगों को कार्य करने का, अतिरिक्त सदस्यों को कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब इसके द्वारा इन लोगों को भी अधिकार दिया जाएगा। जो अतिरिक्त लोग हैं, इन अतिरिक्त लोगों को भी काम करने का अधिकार दिया जाएगा। तो आरक्षित विषय वही रहेंगे जिस पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सिर्फ कानून बनाएगी, और स्थानांतरित सब्जेक्ट वो हो जाएंगे जिन पे इनको भी कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा। इस तरीके से इन लोगों की पावर में वृद्धि होगी। अब कुल राज्य जो थे उस समय 11 थे ब्रिटिश शासन के पास, और उन 11 राज्यों में 6 राज्यों में संसदीय व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की जाती है। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय जिस तरीके से वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं एक राज्य में, उसी तरीके से उस समय भी व्यवस्था की जाती है। इन 6 राज्यों के नाम हैं बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान यूपी है, और असम। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था, विधान परिषद और विधानसभा के तरीके की व्यवस्था उस समय की जाती है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि भारत सचिव जो था वो तो बना रहता है, वायसराय का भी पद बना रहेगा, लेकिन जो भारत की परिषद है, जो उसकी 15 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य होते थे, उसकी परिषद होती थी, जो उसे सलाह कार्यों में सलाह देने के लिए बनाई गई थी, वो ख़त्म कर दी जाती है और उसकी जगह पर सलाहकारों की एक टीम बनाई जाती है, जो इसे सिर्फ नाम सिर्फ बदल गया था। लेकिन ये 15 होते थे, लेकिन सलाहकारों की टीम में सिर्फ 6 सदस्य होते थे। तो 6 सदस्यों की यह टीम थी जो भारत सचिव को परामर्श देती थी। परामर्श भारत सचिव माने या ना माने या उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। अब देखते हैं मताधिकार जो है, मताधिकार का थोड़ा और विस्तार किया जाता है। पहले हमने देखा था कि मताधिकार बहुत कम ही लोगों को था,
अब थोड़ा मताधिकार का विस्तार किया जाता है, अन्य लोगों को भी विस्तार दिया जाता है, जिसमें महिलाओं को और अन्य तबकों को भी थोड़ा बढ़ाकर विस्तार कर दिया जाता है। तो जनसंख्या जो था उसका लगभग 10% जनसंख्या थी उसके पास मताधिकार का अधिकार आ जाता है। 1935 के अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह की जाती कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है, जिससे वह मुद्रा और साख नियंत्रण का काम आसानी से चल सके। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर पूछी जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की जाती है। अब इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, जो कि केंद्र में लोक सेवा की भर्तियां करेगा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग जिसे प्रांतीय कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, और संयुक्त लोक सेवा आयोग जो कि दोनों के लिए काम करेगा। तो इन तीनों की अलग अलग स्थापना की जाती है। और इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम करेगा, उसकी भी स्थापना की जाती है। तो ये थे महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि 1935 के अधिनियम में थी। अब हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें मेन पॉइंट कवर करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पास किया गया ब्रिटेन की संसद में। अब इसकी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं तो पृष्ठभूमि क्या होती है। द्वितीय विश्व युद्ध जब चलता है 1945 तक, 1939 से 1945 तक, या इतने साल चलता है। उसके बाद जर्मनी की पराजय होती है। उसके बाद इतनी कमर टूट चुकी होती है ब्रिटेन की कि वो भारत को आज़ाद करने और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर बाध्य होना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री इटली जो है घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्या कहते हैं कि हम 30 जून 1947 के पहले पहले भारत छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें टाइम लगता है। 3 जून को क्या होता है, 3 जून को माउंटबेटन जो कि इटली द्वारा भेजे जाते हैं वहाँ से बना के भारत के गवर्नर जनरल, उनकी जो उन्होंने एक योजना पेश की माउंटबेटन योजना, वह योजना यहाँ सारे लोगों ने स्वीकार कर ली, सारे जितने भी लोग थे भारत के। और इसके द्वारा स्वीकार करने के बाद, चूँकि माउंटबेटन योजना में यह व्यवस्था थी कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान, तो उसी तरीके से वह योजना स्वीकार कर ली जाती, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की प्रत्यक्ष कार्यवाही के जवाब में बहुत सारा खून खराबा भारत में हो रहा था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में और बांग्लादेश वाले भाग में, बंगाल वाले भाग में काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी, जिसके कारण भारत के नेताओं को भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ता है। भारत का विभाजन स्वीकार करने के बाद माउंटबेटन योजना यह स्वीकार कर ली जाती है और भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो मुख्य इसके की पॉइंट हम देख लेते हैं। की पॉइंट्स में क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश शासन हमारा 15 अगस्त 1947 को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके द्वारा इसमें यह लिखा होता है कि ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 को ख़त्म कर दिया जाएगा और भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाएगी। उसके सारे आंतरिक और बाह्य मामलों में उसे पूर्ण संप्रभुता दे दी जाएगी। संप्रभुता का अर्थ यह है कि वह अपने बाहरी, विदेशी और आंतरिक सारे मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र होगा। अब किसी भी तरीके से उस पर ब्रिटिश सरकार का कोई कब्जा नहीं होगा। भारत को और पाकिस्तान, भारत को संपूर्ण पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिन्हें कहा जाता है डोमिनियन स्टेट्स। यह दर्जा तब तक बना रहेगा जब तक कि दोनों अपना संविधान नहीं बना लेंगे। यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि आज़ादी के 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का दर्जा क्या था, तो हम लिखेंगे डोमिनियन स्टेट। तो भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स में बांट दिया जाता है और वायसराय का जो पद है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। वायसराय का पद हम देखते हैं कि कब सृजित किया गया था। 1858 के अधिनियम द्वारा इसे सृजित किया गया था और 1947 में इसे ख़त्म कर दिया गया। एक बार फिर से, जो कि गवर्नर जनरल से वायसराय बना था, एक बार फिर से वायसराय से गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल दोनों देशों का, भारत और पाकिस्तान का, अलग अलग होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश ताज द्वारा की जाएगी, लेकिन ब्रिटिश ताज अपनी मर्जी से इसकी वो नहीं करेगा, इसकी ताजपोशी वो सिफारिश पर की जाएगी। जो नए राष्ट्र की जो कैबिनेट होगी, जैसे भारत की जो कैबिनेट होगी,
वह ब्रिटिश ताज से सिफारिश करेगी कि भाई इसको वायसराय बनाइए या गवर्नर जनरल बनाइए, और जो पाकिस्तान की कैबिनेट होगी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के लिए सिफारिश करेगी। तो इस तरीके से ये सिफारिश जो करेगी कैबिनेट, उसी का कहा गया बात माना जाएगा। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान, दो जो डोमिनियन स्टेट्स हैं, इन दोनों डोमिनियन स्टेट्स की अलग अलग संविधान सभा बनेगी। दोनों की अलग अलग संविधान सभा बनेगी। यह संविधान सभा दोनों की संसद की तरह भी काम करेगी। जब तक ये संविधान बन नहीं जाएगा तब तक दोनों की संसद का काम करेगी। यानी इसका काम संविधान सभा का क्या होगा, संविधान निर्माण करेगी, ये संविधान बनाएगी उस देश के लिए, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। किसी भी ब्रिटिश कानून अधिनियम को ये निरस्त कर सकती है, ये इसकी पावर हुई। और स्वतंत्रता अधिनियम को भी नष्ट कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस समय दोनों देशों की जो संविधान सभा अगर वो चाहती तो वह भारत या पाकिस्तान के स्वतंत्रता अधिनियम को नष्ट करके अंग्रेजों के फिर से गुलामी में रह सकती थी। यानी उसको भी नष्ट करने की पावर उसके पास थी। वह संविधान कैबिनेट की तरह भी कार्य करेगी, यानी सरकार भी तब तक वही चलाएगी। अब राज्यों में विधानसभा, तो जो राज्यों की विधानसभा थी, हमने देखा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा बनी थी। टोटल 11 राज्य थे। तो जितने भी राज्यों में विधानसभा नहीं थी उन राज्यों में भी विधानसभा का निर्माण करने की पावर उस संविधान सभा को दी गई। उसके अलावा हम देखते हैं अगर ब्रिटिश संसद डोमिनियनों पर यदि कोई कानून बनाती है, ब्रिटिश संसद है डोमिनियनों पर कोई कानून बनाती है, यानी 2 डोमिनियन है भारत और पाकिस्तान, तो अगर वो स्वीकार करते हैं, यानी संविधान सभा यदि स्वीकार करेगी सिर्फ तभी लागू होगा। लेकिन यह बात आप देख लीजिए सिर्फ तभी तक के लिए है, यानी जब तक कि उनका संविधान बन नहीं जाता, सिर्फ संविधान बनने तक बात लागू होगी। उसके बाद भारत सचिव का पद हमने देखा कि वह अब ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वह आज़ाद कर दिए गए हैं दोनों देश। और इनकी जगह पे राष्ट्रमंडल मामलों के जो राज्य सचिव हैं उनको यह सारे अधिकार दे दिए गए जितने भी भारत सचिव के पास थे। वास्तव में भारत सचिव के पास कोई ज़्यादा अधिकार ही नहीं बचे थे। राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जो देश कभी न कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे, तो उनका एक संघ बनाया गया और उनका एक सचिव बनाया गया राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव के नाम से। अब अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां, भारतीय रियासतें जो थीं उनके ऊपर से ब्रिटिश संप्रभुता, जो ब्रिटिश संप्रभुता के अंडर में थी, जैसे हैदराबाद देखते हैं, जूनागढ़, कश्मीर और बहुत सारी अन्य, उदयपुर, जोधपुर और ये जितनी राजपूत रियासतें थीं, अन्य जो छोटी छोटी बहुत सारी, भारत में लगभग उस समय 562 रियासतें थीं, तो उन सब पर से ब्रिटिश संप्रभुता ख़त्म हो गई। यानी अभी सबसे सर्वोच्च भारत में ब्रिटिश संप्रभुता थी, सब उसके छत्र छाया में थी। अब उनके ऊपर से वो छतरी उठा ली गई है। अब वो छतरी उठने के बाद उनके पास 3 ऑप्शन है। वो चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और चाहें तो वो खुद स्वतंत्र रह सकती हैं। हालांकि यह चीज़ देख के अंग्रेज गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको स्वतंत्र होने का ज़्यादा मौका नहीं दिया और उन्हें किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाकर भारत की एकता को स्थापित किया, उनको भारत में मिला लिया। इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब नया संविधान बनने तक शासन कैसे चलेगा, क्योंकि अभी संविधान बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। हम देखेंगे लगभग 3 साल लग जाएगा भारत का संविधान बनने में। तो इसके लिए नया संविधान बनने तक जो शासन चलेगा वो 1935 के अधिनियम से ही चलता रहेगा। यानी 1935 के अधिनियम में जो व्यवस्थाएं थी उन्हीं के द्वारा चलता रहेगा। अगर इसमें कुछ करेक्शन करने का मन है तो संविधान सभाएं जो हैं वो करेक्शन कर सकती थी, उनके पास पावर थी उस समय संसद की। वो किसी भी संविधान के अधिनियम को, किसी भी अधिनियम को वो निरस्त कर सकती थी, अंग्रेजों के किसी भी बनाए गए अधिनियम को, ये उनके पास पावर थी। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो संवैधानिक प्रमुख उस समय कौन होगा, क्योंकि उस समय कोई राष्ट्रपति तो था नहीं। तो जो हमने देखा था कि दोनों राज्यों के, दोनों डोमिनियन स्टेट्स के अलग अलग गवर्नर जनरल चुने जाएंगे या फिर उनको मनोनीत किया जाएगा ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश के ताज द्वारा। तो दोनों के जो केंद्र में है, केंद्र में गवर्नर जनरल ही मुखिया बना रहेगा, राज्यों में जो वहाँ का गवर्नर होगा वो मुखिया बना रहेगा।
तो इस तरीके से जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति और राज्यपाल का दर्जा है, उस समय केंद्र में गवर्नर जनरल और राज्य में गवर्नर का दर्जा बना रहेगा। शाही उपाधि जो थी भारत का सम्राट नाम की जो शाही उपाधि वहाँ के ब्रिटिश संसद के राजा धारण करते थे, वहाँ की रानी धारण करती थी, भारत की साम्राज्ञी, वो समाप्त कर दी गई है इस अधिनियम के द्वारा। अब कोई भी भारत का सम्राट नाम का कोई भी पद नहीं रह गया, कोई उपाधि नहीं रह गई। भारत सचिव जो थे उन्हें जो पहले पावर हुआ करते थे पदों में मनोनयन, यानी पहले वो भारत में जो पद होते थे सिविल सर्विस में, उसमें कुछ पदों पर उनको मनोनीत करने के अधिकार थे। वो बिना किसी परीक्षा के खुद अपने मन से कुछ लोगों को भेज सकते थे। तो वो अब पदों में जो मनोनयन की पावर थी अब वो ख़त्म हो गई। उसके अलावा पदों में जो आरक्षण था वह भी ख़त्म हो गया। अब वो किसी को भी आरक्षित नहीं कर सकते थे। वास्तव में भारत सचिव का पद ही ख़त्म कर दिया गया। तो जो राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव थे उनको ये पावर्स दिए जा चुके थे, लेकिन ये पावर्स भी ख़त्म कर दिए गए, तो उनके पास भी ये पावर्स नहीं थे। हालांकि कुछ लोग इसके पहले आ चुके होंगे और इस समय भी भारत में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए पुरानी वाली व्यवस्था बनी रही। जैसे पेंशन वगैरह, नई पेंशन आई और पुरानी पेंशन चली गई, तो 2004 के पहले के जो व्यक्ति थे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। उसी तरीके से इस समय भी यही व्यवस्था बनी रही। इस प्रकार से हमने पॉलिटी के 2 अधिनियम देख लिए हैं। तो ये हो गए हमारे 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत शासन अधिनियम। नमस्कार।